एक लड़का था जो टेक्नोलॉजी में काफी एक्सपर्ट था और काफी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मुख्य घटक डिजाइन करके पेटेंट अपने नाम किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वे देखना चाहते हो या नहीं। वह अपनी धन संपदा की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने अपने दोस्त को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह लड़का और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकड़ों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया, इस बात पर बहस करते और ठाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? लड़के ने अविश्वास पूर्वक पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ ही वर्षों में वह दिवालिया हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? तो जवाब है, वो दौलत की साइकोलॉजी को नहीं समझता था। जिस तरह से इंसानों को समझने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत होती है, उसी तरह से पैसे की भी साइकोलॉजी होती है, और जो इसे समझ जाता है उसके लिए अमीर बनना आसान हो जाता है, और जो समझ नहीं पाता उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे इस कहानी में उस लड़के की हुई। दोस्तों, ये पैसे की साइकोलॉजी पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक में से एक है। इस बुक को पढ़कर आप जान पाएंगे कि कैसे पैसे के साइकोलॉजी को यूज करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, चाहे जितनी दौलत कमा सकता है, अपने धन को कई गुना बढ़ा सकता है और अपनी दौलत को बनाए भी रख सकता है। अगर आप भी द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में बताई गई पैसे की साइकोलॉजी समझकर अमीर बनना चाहते हैं, दौलत को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि बचाना भी सीखना चाहते हैं, और हर वो खुशी पाना चाहते हैं जिसकी आपने उम्मीद की है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी संपत्ति को कैसे ग्रो करें। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी बस कुछ ही हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती हैं कि बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति $84.5 बिलियन है। उसमें से लगभग $81.5 बिलियन लगभग 65 की उम्र में आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे जीवन के लगातार 70 साल तक बाजार में निवेशित रहे। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था, और इसी कारण 30 की उम्र में पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए मौज मस्ती करते हुए बिताई होती, और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सके, तो उनकी संपत्ति कितनी होती? उनकी आज के वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? तो जवाब है, निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं हैं, कम से कम जब एवरेज रिटर्न से मापा जाए। हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से 66% प्रतिवर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता, और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन है, जो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं, तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे।
अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और 160,000 डॉलर होती। हम में से ज्यादातर लोग तो इतने बड़े अमाउंट को काउंट भी नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट का मैं आपको एक्चुअल क्रक्स बताऊं तो वो है समय। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देंगे तो इतना पैसा बनेगा कि उसे नंबर्स में काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 2, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ये कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है थोड़ी मितव्ययिता, मतलब अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। आइए दो निवेशकों की एक छोटी कहानी के एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, उस समय वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए थे। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। 1929 के अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हो गई कि स्टॉक मार्केट के 75% पैसे का सफाया हो गया और ट्रेडर रातों रात कंगाल हो गए। बहुत सारे ट्रेडर्स द्वारा आत्महत्या करने की खबरें टीवी पर आने लगी। जब जेसी लिवरमोर अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी और मां दरवाजा खोलते ही जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाकी ट्रेडर्स की तरह जेसी लिवरमोर भी स्टॉक मार्केट गिरावट की वजह से कंगाल हो गए होंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। लिवरमोर ने अपनी पत्नी और मां को बताया कि आज उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आज उन्होंने मार्केट ऊपर जाने पर नहीं बल्कि मार्केट नीचे जाने पर दाव लगाया था। मतलब उन्होंने शॉर्ट किया था। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि शॉर्ट करने पर मार्केट जितना नीचे जाता है, ट्रेडर का मुनाफा उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए मार्केट जितना ज्यादा नीचे गिर रहा था, उतना ही ज्यादा लिवरमोर का मुनाफा बढ़ रहा था। उन्होंने अपने परिवार को बताया कि आज हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वह कर सकते हैं। आज मैंने स्टॉक मार्केट से $3 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है। $3 बिलियन अगर इंडियन रुपीज में इसे कन्वर्ट करें तो ये रकम होगी 250 अरब, 24 करोड़, 48 लाख और 50,000 रुपए। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए थे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद इस कहानी में यू टर्न आ गया। 1929 के सफलता के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़े निवेश किए। यह उनके सर से ऊपर चला गया। वे कर्ज में डूब गए और अंततः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। और एक जमाने में दुनिया के सबसे धनी आदमियों में से एक बनने वाले लिवरमोर ने दिवालिया और शर्मिंदा होकर अंत में आत्महत्या कर ली। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे धनवान बनने में बहुत अच्छे थे, लेकिन धनवान बने रहने में उतने ही खराब थे। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? धन प्राप्त करना और प्राप्त किए हुए धन को बनाए रखना दो अलग अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना, बड़े बड़े जोखिम उठाना, आशावादी होना और डेयरिंग के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उस समय आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार जब आप बड़े बड़े जोखिम उठाकर, आशावादी बनकर और डेयरिंग के साथ आगे बढ़कर धन कमा लेते हैं और अमीर बन जाते हैं, तो अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा। मतलब बड़े बड़े जोखिम उठाने के बजाय आपको संभल कर खेलना पड़ेगा। डेयरिंग के साथ आगे बढ़ने के बजाय आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी सकता है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपको लालच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बचपन से ही बहुत से किस्से कहानियों में सुना होगा कि लालच बुरी बला होती है और यही अमीर बने रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। चैप्टर 3, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, ये पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप दुनिया की सबसे महंगी कारों को, जैसे कि फरारी और लैम्बोर्गिनी को अपने सामने से गुजरते हुए देखते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग सिर्फ औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोजर कहेंगे। वह लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोजर क्या काम करता था, लेकिन वह एक पोर्श कार चलाता था। उसकी अमीरी का अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफी था। फिर एक दिन रोजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले सप्ताह भी, और फिर उसके अगले सप्ताह भी।
तुम्हारी पोश को क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त किया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया ऐसे रौजरों से भरी पड़ी है। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कि कार, घर और इंस्टाग्राम की तस्वीरें। लेकिन सच ये है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए। संपत्ति का असली मतलब वह वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालियां हो गई तो उसने अपने वित्तीय सलाहकार पर कोर्ट में केस कर दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वे चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास सिर्फ चीजें बचेंगी और पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है, मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा। और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। ये न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही सादे सिंपल हो, लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। चैप्टर 4, धन संपत्ति की बचत करें। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वह कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें अधिक तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया, बल्कि तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते थे। अमेरिका में 1950 में जितने ऊर्जा की खपत होती थी वहां आज 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 से अब तक 2 गुना हो चुका है। विश्व ने अपनी ऊर्जा संपत्ति, ऊर्जा के सोर्सेस को बढ़ाकर विकसित नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की है। यूएस का तेल और गैस उत्पादन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि ऊर्जा की बचत 2 गुनी हो चुकी है। इसलिए यह देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण रहा है। इसमें महत्वपूर्ण रही है बचत। हमारे धन पर भी यही बात लागू होती है। आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता मतलब खर्चों पर कंट्रोल ही आपको अमीर बनाए रख सकता है। संपत्ति बस संचित अवशेष है जो आपके खर्च के बाद बचती है। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है, और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक रिटर्न कमा सकता हूँ और आप 12% कमा सकते हैं, लेकिन मुझे एक सुखी जीवन बिताने के लिए उसमें से बस आधे पैसों की जरूरत है, जबकि आपको अपने खर्चे चलाने के लिए वो सारा पैसा भी कम पड़ रहा है। तो अंत में मैं आपसे अधिक समृद्ध बनूंगा। चैप्टर 5, त्रुटि के लिए जगह। त्रुटि के लिए जगह रखने का मतलब क्या होता है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। 1942 में एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ा था, और जब टैंकों की अत्यंत आवश्यकता थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनमें से एक भी टैंक ने काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकों में से एक भी टैंक काम नहीं कर रहा था। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। आखिर क्या हुआ था? कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे टैंक्स में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली के इंसुलेशन को कुतर दिया था। जर्मन लोगों के पास विश्व के सबसे उन्नत उपकरण तो थे, लेकिन फिर भी वे चूहों से हार गए। क्या आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं? यह शायद कभी उनके जहन में भी नहीं आया होगा। ऐसा कौन सा टैंक डिजाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, और खासकर वह जिसने टैंकों का इतिहास पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आप हर तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही न होकर गुजरे। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वे उससे कहीं अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए।
इस तरह के अज्ञात जोखिमों से बचना असंभव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे अज्ञात जोखिमों के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। तो इस पूरे पॉइंट का क्रक्स मैं आपको अगर सिर्फ एक लाइन में दूं तो वह है, वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। चैप्टर 6, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। कोई भी आपकी संपत्ति से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। मेरा हमेशा का सपना था कि मेरे पास भी सबसे महंगी कार हो, क्योंकि यह दूसरों को बहुत दृढ़ता से संकेत करता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप महत्वपूर्ण हैं। विडंबना यह है कि मैं शायद ही कभी उन्हें देखता था। चालकों को जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो, वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर वह कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। चाहे यह अवचेतन मन में हो या नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग संपत्ति की चाह रखते हैं जिससे वे औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन वास्तविकता में वे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे संपत्ति को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के मानदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो पत्र मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार चाहिए, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वह है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वह तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर यह ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा तुम पाना चाहते हो। मैंने ये एक वैलेट का काम करते हुए सीखा। जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे। वे जहां भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही ताकते होंगे और मुझे विश्वास है उन्हें यह अच्छा लगता होगा। मुझे विश्वास है उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी। क्या उन्हें पता था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं और मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता था? क्या वे जानते थे कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद चालक की सीट पर बैठे होने की कल्पना किया करता था? क्या उन्होंने यह सोचकर फरारी खरीदी कि इससे उन्हें प्रशस्ति प्राप्त होगी, बिना ये सोचे कि मैं और संभवतः अधिकतर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं, लेकिन उनके यानी चालक के बारे में पल भर के लिए भी नहीं सोचते? चैप्टर 7, कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक के अनुसार वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक व्यावहारिक स्किल है। जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। लेखक कहते हैं कि धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.000000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। अब इसका क्या मतलब है? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान ने बताया कि मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमेरिकी लोग स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते थे। ये बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम मेहनताना और खराब कार्य परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि वहां स्वेट शॉप में काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? वह एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूं कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण करने के बजाय कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पूंजीपति मालिक के हाथों शोषित होना पसंद करेंगी। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो काम आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार घटिया लग सकता है, वही काम किसी और को उसके वर्तमान परिस्थिति के मुकाबले बेहतर लग सकता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि कोई भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार बिहेव कर रहा है। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है। हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। चैप्टर 8, भाग्य और जोखिम। लेखक के अनुसार भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ कोशिश के दम पर ही हासिल नहीं होती, बल्कि सफलता कोशिश के साथ साथ किसी अन्य घटकों पर भी निर्भर करती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। इसे समझाने के लिए लेखक बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स की कहानी बताते हुए लेखक कहते हैं कि बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। अमेरिका में सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, यह कहानी अद्भुत है। बिल डूगल द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्री विमान चालक थे, जो बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बन गए। वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफी नहीं है। वे यह भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी। 1968 में डूगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया
कि वे अपनी कॉलेज में कुछ मॉडल कंप्यूटर लीज पर लें जो टाइम शेयरिंग के लिए जनरल इलेक्ट्रिक मेन फ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हो। उस समय अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास कंप्यूटर नहीं था और लकीली बिल गेट्स उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर्स आने वाले थे। सिर्फ 8वीं कक्षा में ही बिल गेट्स के पास कंप्यूटर आ गया था और गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव था। गेट्स 1968 में सिर्फ 13 वर्ष के थे जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे मित्र बन गए। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी रचनात्मकता को स्वच्छंद रूप से विचरण करने देते थे। स्कूल के बाद देर रात में या सप्ताहांत में वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही एक देर रात के सत्र में एलन को याद है कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्चून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, शायद एक दिन हमारी भी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी और आज की डेट में यह दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1968 में यूएन के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएस में थे और इनमें से लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। 1 लाख से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स लेकसाइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके सिर्फ 300 पर खत्म। अगर आसान भाषा में समझे तो 10 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था और 10 लाख बच्चों में भाग्यशाली वह बच्चा था, बिल गेट्स। और इस बात को खुद गेट्स भी मानने से पीछे नहीं हटे। अगर लेकसाइड न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। ये बात खुद उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताई थी। तो इस पॉइंट से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि इंसान की सफलता के लिए कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।